मेहनत तो चलो जी। तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग चल रही है अभी भी, चलो गुड आफ्टरनून हो गया भाई। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट्स, तो नाम में ही अगर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट्स। सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा कि भाई जो ये स्टैचूट वर्ड है इसका क्या मतलब है, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा। ठीक है, तो नोट्स आज निकालने पड़ेंगे, नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको, बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाने हैं आप लोगों को भी। बुक में देखोगे, बुक के अंदर तो सबसे पहला वर्ड जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, स्टैचू। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि स्टैचू का मतलब क्या होता है, और उसके बाद किसको समझना पड़ेगा, इंटरप्रिटेशन वर्ड का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले स्टैचू समझेंगे और उसके बाद इंटरप्रिटेशन। तो ये सारा आपको स्टैचू का बता रखा है, यहाँ से लेके ये पूरा ही पहले वाला पूरा जो है वो किसके रिगार्डिंग है, स्टैचू के रिगार्डिंग है कि भैया ये स्टैचू का मतलब क्या होता है, और इंटरप्रिटेशन इसके बाद की बात आएगी। ठीक है, पढ़ो एक बार ये पूरा पैरा, ओन रीडिंग करो, मैं ज़रा देखता हूँ आपने क्या समझा क्या जाना। जो बच्चा रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है भाई उसे भी पढ़ना है। बताओ क्या समझ में आया। हाँ, लॉ का दूसरा नाम, बहुत बढ़िया वैसे आप बता रहे हो, पहली बार आपने बहुत बढ़िया बताया है। और कोई बच्चा, ये आज बहुत बोलना चाहते हैं, अभी यहीं पर रुक जाओ, औरों को भी बोलने दो। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड में क्या बोला, वेरी गुड, ठीक है। और कोई, चलो आ जाओ मेरे साथ, कहानी मैं बताता हूँ आपको। देखो जो स्टैचू वर्ड है, तो हम एक तरीके से स्टैचू क्या है, अगर एक लाइन में बोलें, एक वर्ड में बोलें तो स्टैचू क्या है, एक तरीके से एक लॉ है।
और जब कोई लॉ बनाना होता है तो वो कौन बनाता है हमारी कंट्री में? लेजिस्लेचर्स लॉ बनाते हैं। लेजिस्लेचर्स आर द लॉ मेकिंग बॉडी विच मेक्स द लॉ। तो लेजिस्लेचर्स क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी है जो क्या करती है जी? लॉ बनाती है। आ गई बात समझ में? तो लिखेंगे मेरे साथ। मैं ना बढ़िया बहुत ज़बरदस्त नोट्स लेके आया हूँ इसके बना के, बस ये कि हैंड रिटन नहीं कर पाया मैं उन्हें, वो मैं हमेशा ही सोचता हूँ, हो नहीं पाता है। तो लिखो सबसे पहले मीनिंग ऑफ स्टैचू। ये जो स्टैचू वर्ड है इसका क्या मीनिंग? स्टैचू वर्ड का क्या मीनिंग? देखो जी, स्टैचू वर्ड का क्या मीनिंग है? A statue has been defined, क्योंकि हमारे ना एग्जाम में आ जाएगा, हमें लिखना पड़ेगा। डिफाइंड एज द रिटन विल ऑफ द लेजिस्लेचर। रिटन विल ऑफ द लेजिस्लेचर। तो स्टैचू क्या है जी? रिटन विल ऑफ द लेजिस्लेचर। ये रिटन विल है किसकी? लेजिस्लेचर की। ये रिटन क्या है? विल है। किसकी है? लेजिस्लेचर की। ये रिटन विल है। ठीक, आगे देखो क्या कहता है। कहता है अ स्टैचू इज अ लॉ। अ स्टैचू is a law established by the act of legislative power। तो दूसरी बात क्या बोल दी? जो स्टैचू है वो क्या है? एक लॉ है। और ये स्टैब्लिश कैसे होता है? ये एक्ट कैसे होता है? मतलब बनता कैसे? एक्ट का मतलब एक्टिविटी है। यहाँ पे एक्ट ए वाला नहीं है। एक्ट का मतलब क्या है? ये एक्टिविटी हम करते कैसे, मतलब कि हम लॉ बनाते कैसे हैं? लेजिस्लेटिव पावर से। यस और नो? और लेजिस्लेटिव पावर्स कहाँ पे बताई गई है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। तो लॉ बनाना क्या है? हाँ जी, सबसे पहले स्टैचू के लिए कोई पूछे तो क्या बोलोगे? द रिटन विल ऑफ द लेजिस्लेचर। द रिटन विल ऑफ द लेजिस्लेचर। दूसरी बात क्या बोलोगे? सर स्टैचू क्या है? एक लॉ है जिसके लिए लेजिस्लेटिव पावर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर दी गई है। लो अब दिख गया। तो जिसके अंदर क्या है? लेजिस्लेटिव पावर्स दी गई है। उसके बाद अच्छा एक चीज और कर लो, ये जो लेजिस्लेचर लिखा है इसके ब्रैकेट में लिख लो दैट इज लॉ मेकर। लॉ मेकर। उसके बाद लिखना it is convened in the form of text, example ऑर्डिनेंस, नाम सुना होगा, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन,
नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज। और यूसेज having the force of law। क्या अच्छा हाँ, ये ऐसे कर दो। ओ भाई, रेगुलेशन के बाद नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन, अच्छा BYE करके आना है, बाय लॉ। कस्टम, कस्टम और यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। लिख लिया। अब देखो क्या चीज़ है। तो स्टैचू क्या है? एक विल है, रिटन विल है लेजिस्लेचर की, और उसके बाद लेजिस्लेटिव क्या होनी चाहिए? पावर होनी चाहिए। उसके बाद ये चीज़ें वो कन्वे किस फॉर्म में करेगा? टेक्स्ट फॉर्म में करेगा, जो कि ऑर्डिनरी ऑर्डिनेंस हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, बाय लॉस हो सकते हैं। अभी बता रहा हूँ ये सब क्या है। रूल्स है, रेगुलेशन है, नोटिफिकेशन है, कस्टम है, यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। आप एक एक करके लिख लो यहाँ पे। ऑर्डिनेंस क्या होता है? वैसे हम पूरी डिटेल के अंदर कहाँ पे पढ़ेंगे ऑर्डिनेंस को? जो ऑर्डिनेंस हम पढ़ेंगे वो पूरी डिटेल में रेफर कर लेना। रेफर कौन सा चैप्टर? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ऑर्डिनेंस कहाँ पे बताया गया? आर्टिकल 123 के अंदर बताया गया। तो ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है? इमरजेंसी है कोई? ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है? कोई इमरजेंसी हो गई, उसका लॉ बनाना है। कौन बनाता है उसका लॉ? प्रेसिडेंट। तो जो हमारी कंट्री का प्रेसिडेंट होगा वो उसका क्या बना देगा? लॉ बना देगा। कैसे बना देगा? डिक्लेयर कर देगा कि जी अब से ये कानून बन गया है और ये आपको मानना पड़ेगा। तो ऑर्डिनेंस कौन कौन पास करता है? एक ही आदमी पास कर देता है। वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। तो हमारे प्रेसिडेंट ने किसी चीज़ के लिए लॉ बना दिया, असली में इमरजेंसी है या पार्लियामेंट्री सेशन नहीं है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ की, तो प्रेसिडेंट ऐसा कर सकता है। और उसके बाद जब पार्लियामेंट सेशन ओपन होगा तो वहाँ पे उस ऑर्डिनेंस के बिल को क्या कराया जाएगा? पास कराया जाएगा। और पास होने के बाद तो दो ही बातें होंगी, या तो वो पास हो जाएगा पार्लियामेंट से, या तो वो पास होगा नहीं। पास हो गया तो नमस्ते लंदन, फिर तो बहुत अच्छी बात है। पर पास नहीं हुआ तो क्या होगा? ऑर्डिनेंस जब से क्या हुआ था? इन्फोर्स हुआ था, उस डेट से लेके और जब तक वो इन्फोर्स रहा उस टाइम तक जो भी काम हुआ है वो वैलिड माना जाएगा उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद से तो वो हुआ नहीं इन्फोर्स, तो उसके बाद से हमें क्या करना है? उस लॉ को नहीं मानना है। और ये हम डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसके बाद शायद मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उठा लूँ, तो इसलिए आपको करना क्या है? एक बटन और आ गया आपके ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की मेरी बहुत वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाल रखी है, तो मैं आपको शेयर करूंगा और वो आपने देखनी है। अच्छा, जो मैं शेयर करूं देखने को बोलूं वही देखनी होती है, ये नहीं कि आप चैनल में जाके सारी देखने लग जाओ, ठीक है? अपने आप स्मार्ट मत बनना, मेरे से पूछ के ही देखना है कुछ भी। आगे जी बात समझ में? कोई डाउट है? और किसी कोई और टीचर की वीडियो मत देखने लग जाना फालतू। क्यों? अपना टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं होने वाला है। बाद में आपको लगेगा कि यार ये हमने किया क्या। तो जब आपने कोचिंग लगा रखी है तो भाई मेरे से पढ़ो और मेरी वीडियो देखो, कहानी ख़त्म करो। टाइम वेस्ट मत करना प्लीज़, ठीक है? किसी बच्चे ने किया था इसलिए बता रहा हूँ। देख ली वीडियो, बाद में मुझे बता रहा है कि सर मैंने देख ली, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की देख ली थी किसी की, कहा सर मैं कंफ्यूज हो गया, फिर ये पता नहीं सर लिमिटेशन जो भी है। अब कई चीज़ें कहीं पे गलत बता दी जाती है, फिर आप कैसे करोगे वो रेक्टिफाई? इसलिए मैं बार बार बेयर एक्ट निकाल लेता हूँ कि भाई देखो वहाँ लिखा है। अब हमारी बुक में था ना लिमिटेशन में, वो लिखी हुई थी बात, जबकि कोर्ट के पास एक बार बार हो जाए सूट के लिए, कोर्ट के पास फिर पावर नहीं है, वो लिख दिया वहाँ पे मॉड्यूल में। बहुत ज़रूरी है चीज़ें।
ऑर्डिनेंस पता लगा, पूरी डिटेल कहाँ पढ़ेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के चैप्टर के अंदर। अगला क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है भाई? ऑर्डर जो आता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, किसका ऑर्डर आता है? सुप्रीम कोर्ट का। और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है वो क्या होता है? बाइंडिंग होता है। किसके ऊपर? हाई कोर्ट के ऊपर भी बाइंडिंग है और पूरी कंट्री के ऊपर बाइंडिंग है वैसे। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हाई कोर्ट के ऊपर भी बाइंडिंग है और इसके लोअर जो कोर्ट हैं उनके ऊपर भी क्या है? बाइंडिंग है। उनके ऊपर भी क्या है? बाइंडिंग है। तो ऑर्डर तो क्या हाई कोर्ट का भी ऑर्डर हो सकता है? यस, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा वो हाई कोर्ट की जो जुडिक्शन होगी उसके अंदर। हाँ, ऑर्डिनेंस एक प्रेसिडेंट एक बिल ही लेके आता है कि भाई ये मैंने नया कानून बना दिया और ये एप्लीकेबल है, मानना पड़ेगा आपको। फिर जब पार्लियामेंट्री सेशन ओपन होगा तो वहाँ पे या तो वो ऑर्डिनेंस पास हो जाएगा या तो फेल हो जाएगा। पास हो गया तो बहुत अच्छी बात, फेल हो गया तो जितने टाइम पीरियड तक वो इन्फोर्स रहा था वो सारे काम वैलिड माने जाएंगे। हाँ, वो बिल ही रहता है। उसके बाद था आपका बाय लॉ, बाय लॉस। बाय लॉस सुना है? जैसे कंपनी का एमओए बनता है, फिर एओए उसके बाय लॉस होते हैं। उसी तरीके से बेटा स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है? तो स्टॉक एक्सचेंज के क्या बने हुए हैं? बाय लॉस बने हुए हैं। स्टॉक एक्सचेंज के बाय लॉस बने हुए हैं। मतलब बाय लॉस का देखो एक वर्ड में मीनिंग बताता हूं। आपने अपने रूल्स, आपने अपना मतलब इनको थोड़ा और सिंपल बना, सीओसी बना लिया, कोड ऑफ कंडक्ट बना लिया अपना। भाई आपने सीएस ज्वाइन किया, आपको पता है सीएस बनना है आपको, तो अपने लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट तो बनाओ कि भाई मैं इतने बजे उठा करूंगी, मेहनत करूंगी तभी तो बनूंगी। मैं देखता हूं बच्चों को, मतलब अपने टाइम पे भी देखता था मैं, तो जो लोग बाहर से आते हैं ना उनके ऊपर एक जुनून होता है कि भाई सीए बन के यहाँ से जाना है, सीएस बन के ना जाना है इतने टाइम पीरियड में। और जो यहाँ रहते ना उनके कोई जुनून नहीं, वही दुनिया चल रही है। पर ऐसा नहीं कि उनमें से नहीं बनते, उनमें से ही बनते, बाहर वालों को जो ज़्यादा जोश रहता है। अब भाई पटना से आया है, कहीं और से आया है। अब जैसे कल दिखाऊंगा, मैसेज आया कोलकाता से, क्योंकि जो बैच चल रहा है तो वो बच्चे ज़्यादा वो सर काश आप हमें लाइव पढ़ा देते। कई बार मतलब क्योंकि लाइव में एक अलग ही यार पढ़ाई ऑफलाइन ही हो सकती है। कितनी पंचुअलिटी दिखाओ उनको, तो मैं इतने लेक्चर दे देता हूँ, तुम नहीं देख पाते हो तो वो क्या देखते होंगे इतने। ये कहानी। हाँ, अच्छा बेनिफिट भी बहुत है। समझ में नहीं आया भाई, दोबारा रिपीट कर लो, बहुत बेनिफिट है। तो बाय लॉस समझ में आ गए होंगे। बाकी मैंने एमओई के साथ एओई का एग्जाम्पल नहीं दिया। जैसे आईसीएसआई है, उसने भी अपने बाय लॉस बना रखे हैं। आगे बात में स्टूडेंट के लिए भी है और मेंबर्स के लिए भी है। ऐसे नहीं कि स्टूडेंट भी कुछ भी खड़ा होकर इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट बोल देगा, केस हो जाएगा आपके ऊपर। मेंबर्स के लिए भी, इसलिए मैं तो कभी बोलता ही नहीं। हमारे इंस्टीट्यूट से अच्छा असली में है ही भी नहीं कोई, पूरी दुनिया में एक ही गॉड फादर है, आईसीएसआई, ठीक है? आगे बात समझ में। हमें तो अपने इंस्टीट्यूट से बहुत प्यार है। वो हंस रही है। रूल्स पता है आपको क्या होते हैं? रूल्स में प्रोसीजर होता है, यस और नो। जैसे बोर्ड मीटिंग का एग्जाम्पल था ना कि सेक्शन में लिखा है बोर्ड मीटिंग करानी है। बोर्ड मीटिंग होगी कैसे, उसका प्रोसीजर कहाँ बताया होता है? रूल्स के अंदर। पेनल्टी लगा दी, ये पेनल्टी भरोगे, कैसे भरोगे उसका पूरा प्रोसीजर बता रखा होता है। हमने टैक्स के अंदर एचआरए सीखा था, हाउस रेंट अलाउंस, यस और नो। तो रूल के अंदर उसकी कैलकुलेशन थी पूरी। रेगुलेशन क्या होती है? रेगुलेशन जो होती है वो सबऑर्डिनेट बॉडी बनाती है। जो सबऑर्डिनेट क्या होंगी बॉडी, वो क्या करती हैं? रेगुलेशन बनाती हैं। या आप बोल सकते हो डेलीगेटेड, नहीं डेलीगेटेड नहीं, सबऑर्डिनेट बॉडी। देखो कैसे, इसका एग्जाम्पल क्या है? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस।
ने एक स्टैचुरी बॉडी बनवाई, सेबी, नाम सुना होगा सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्या किया, एक बॉडी बनवाई, तो एक स्टैचुरी बॉडी बनी, क्या बनी, सेबी बनी। अच्छा आईसीएसआई ये भी तो है, पार्लियामेंट से आईसीएसआई एक स्टैचुरी बॉडी बना। क्या आईसीएसआई की रेगुलेशन है? यस, आईसीएसआई की क्या बनी हुई है, रेगुलेशंस बनी हुई है। तो रेगुलेशन कौन बनाता है, सबऑर्डिनेट बॉडी बनाती है। जो मिनिस्ट्री लेवल है वो रूल्स बनाएंगे। रूल्स कौन बनाएंगे, जो मिनिस्ट्री लेवल है वो लोग रूल्स बनाएंगे। जो मिनिस्ट्री के बाद सबऑर्डिनेट बॉडी आती है वो क्या बनाती है, रेगुलेशन बनाती है। मुझे बताओ सीएस किसके कंट्रोल में है, आईसीएसआई। बताया था आपको एमसीए के कंट्रोल में है। तो एमसीए क्या बना रहा है, रूल। एमसीए किसके लिए रूल बनाएगा, सीएस इंस्टीट्यूट के लिए। और सीएस इंस्टीट्यूट क्या करेगा, जो उसके स्टूडेंट हैं, मेंबर्स हैं, उनके लिए क्या बनाएगा, रेगुलेशन बनाएगा। आपके लिए रेगुलेशन ही तो बनी हुई है। क्या रेगुलेशन बनी हुई है आपके लिए, कि भैया आपके क्या है, सीएस एग्जीक्यूटिव में 8 पेपर हैं, 4 तो यहाँ पे क्राइटेरिया बना हुआ है ना 50% का, ये सब वो सब कहाँ बना हुआ है, रेगुलेशन के अंदर। वो चीज़ें कहाँ बना रखी हैं, रेगुलेशन में। आई बात समझ में। तो रेगुलेशन कौन बनाता है, सबऑर्डिनेट बॉडी। और जो मिनिस्ट्री होती है वो क्या बनाती हैं, रूल्स बनाती हैं। वो क्या बनाती हैं, रूल्स। नोटिफिकेशन क्या होती है पता है ना, नोटिफिकेशन का मतलब चेंजेस। नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, चेंजेस। किसके अंदर चेंजेस बेटा, एक्ट या रूल्स के अंदर। तो एक्ट और रूल्स में जो भी चेंजेस आएंगे वो किसके थ्रू आते हैं, बोलो, नोटिफिकेशन के थ्रू आते हैं। कोई डाउट, सारा हो गया, कुछ रह गया उसमें, बाकी कस्टम उस्टम ये सब अभी आ जाएगा। क्या है कहानी, आगे देखो क्या कहानी। एक स्टैचूट का चार्ट बनाएंगे, एक स्टैचूट का चार्ट बनाएंगे। एक आदमी है मैक्सवेल, एक आदमी है क्राउफोर्ड, और एक आदमी है, ये 3 आदमी है भाई, नाम ही बड़े खतरनाक होते हैं। आपके मॉड्यूल में ये नाम दिए हुए हैं, देखो मॉड्यूल में तीनों नाम दिए हैं। मैक्सवेल ये रहा आपका, क्राउफोर्ड ये रहा आपका, और क्या बोलेंगे इसको, बॉवियर लॉ डिक्शनरी ये रहा। तो सबसे पहला मैक्सवेल क्या बोलता है आदमी, ये बोलता है जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, रिटन। हाँ वेरी गुड। एक ये रिटन क्या है, विल है ऑफ द लेजिस्लेचर। तो ये लेजिस्लेचर की एक रिटन विल है, ये बोलता है। और ये क्या बोलता है, ये बोलता है भाई उसकी लेजिस्लेटिव क्या होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। तो यही तो सब मैंने आपको लिखवाया, लेजिस्लेटिव पावर होनी चाहिए। नहीं, लेजिस्लेटिव पावर में लॉ एस्टैब्लिश्ड, लेजिस्लेटिव पावर में ये मत लिखो, ये लिखो लेजिस्लेटिव पावर। इसके लिए लिखो आप इसके लिए बोलता है विल नेसेसरी टू कंस्टिट्यूट लॉ, विल नेसेसरी टू कंस्टिट्यूट लॉ। तो सबसे पहले मैक्सवेल ने क्या बोला कि ये एक रिटन विल है लेजिस्लेचर की। भाई वो चाहता है, जो चाहता है मतलब वो लेजिस्लेचर, वो लॉ मेकर
वो चाहता हो इस चीज का लॉ बनना चाहिए। जैसे कि एक लड़की लड़की से मैरिज कर सकती है, लिविंग रिलेशन के लॉ, 3 तलाक, ये वो, भाई साहब समझ में आ गया। डॉरी, जो लोग दहेज लेते हैं उनके लिए ऐसे कानून, सेक्सुअल हरासमेंट, इनके लिए क्या बनने चाहिए, लॉ बनने चाहिए। तो भाई यहाँ पे ये इसकी तो विल हो गई। उसके बाद क्राउन फोर्ड क्या कहता है, विल नेसेसरी टू कंस्टिट्यूट लॉ, मतलब जरूरी होना चाहिए वो लॉ बनाना, और यहाँ पे पावर ही नहीं होगी तो बनाओगे कैसे। वही वाली बात होगी, आप चाहते हो CS बनना, पर उसके लिए जो मेहनत है वो आप करना नहीं चाहते। आप तो करना चाहते हो, मैं इसे बता रहा हूँ। आगे बात में आपने तो बनना ही है, कोई शक ही नहीं, सवाल ही नहीं भाई, तुम्हें तो बना के छोड़ेंगे ना, चक्कर ये आगे बात समझ में। तो उसको बनने के लिए भी क्या है, कुछ है ना चीज़, कैसे बनेंगे हम लोग। टेस्ट देना है, जैसे अभी आज तुम यहीं टेस्ट दे के जाओगे, है ना, रेजिडेंशियल स्टेटस का करके चले, 10 क्वेश्चन करके चले जाओ, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। एक दिन बैठ जाओगे, एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, ऊपर वाला भी तो देख रहा है। हाँ सर, और ये लास्ट लाइन है, ये लिख के आ जाना नोट में, एग्जाम में आ जाए तो। क्या जो बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर स्टैचू वर्ड नहीं है, क्या है, लॉ है। मुझे बताओ, केवल स्टैचू आ जाए 5 नंबर का, तुम्हें 5 के 5 मिलेंगे। मैं कह रहा हूँ तुम्हें 5, बस इतना ही लिख के आना जितना मैंने लिखवाया। और कोई भरोसा नहीं इंस्टीट्यूट का, क्वेश्चन दे दे स्टैचू क्या है, और वहाँ बच्चे अबे लिखें क्या। आप एक बार घर जाके कोई चीज़ आपको आती हो और आपने हाथों से ना लिखी हो, वो लिख ही नहीं पाओगे तुम। मेरा यही रीज़न है JIGL में लिखवाने का। हाँ और क्या। आप देखो स्टैचू जो है वो क्या है भाई, 8 टाइप्स है क्या, ये 8 टाइप्स में डिवाइड है स्टैचूस, क्लासिफाइड है, मतलब स्टैचू का मतलब लॉ। अब देखो कानून कैसे कैसे होते हैं, फिर ये भी बता के आना है भाई साहब कैसे कैसे कानून होते हैं। तो कैसे कैसे कानून होते हैं। पहला, श्वेता पढ़ो क्या क्या लिखा है। कोडिफाइंग, डिक्लेरेटरी, रेमेडियल, अमेंडिंग, कंसोलिडेटिंग, इनेबलिंग, डिसेबलिंग, या रिस्ट्रेंड कर रहा है, या पीनल। सबसे पहले डिक्लेरेटरी क्या है, एक एक करके ये बताना ये क्या बताना चाहता है। देखो सिंपल सा एग्जाम्पल है इसका, बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा कर सकते हो। GST आपने सुना होगा, क्या नया नया लॉ बना, क्या इसके अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट आई, तो क्या फिर नया कानून बना दिया, नो। तो डिक्लेरेटरी में क्या हो रहा है कि जो एग्जिस्टिंग लॉ बना हुआ है उसके अंदर बस आप क्या कर देते हो, अल्ट्रेशन कर देते हो। अल्ट्रेशन मीन्स अमेंडमेंट्स कर देते हो, कहानी खत्म हो गई। कंपनीज एक्ट 2013, पहले भी तो था कंपनीज एक्ट 1956। तो क्या
डिक्लेरेटिव व्हेन दे डू नॉट प्रोफेस टू मेक अल्ट्रेशन इन द एग्जिस्टिंग लॉ बट मेक डिक्लेयर टू एक्सप्लेन इट। अच्छा हाँ, मतलब अल्ट्रेशन नहीं कर रहे हम, रुक जाओ मैं बता देता हूँ इसका, गलत हो गया ये तो एग्जाम्पल। इसका हो गया फैरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो क्या होता था, जो फॉरेन करेंसी होती थी, क्या होती है, जो फॉरेन करेंसी होती है तो उसकी इन्वेस्टमेंट होती है, मतलब कि लोग बाहर से पैसा इंडिया में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो उसके लिए एक लॉ बना हुआ था फैरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बना हुआ था। अब इसको हटा दिया और फैमा बना दिया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बना दिया। ये ग्रुप 2 के अंदर है आपके सिलेबस में। आगे बात समझ में? तो ये क्या बोल दिया, व्हेन दे डू नॉट प्रोफेस टू मेक एनी अल्ट्रेशन इन द एग्जिस्टिंग लॉ। अब एग्जिस्टिंग में कोई चेंज नहीं किया है, बस सीधे क्या कर दिया, फैमा बना दिया, पर वो खत्म हो चुका है, वो लॉ क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। रेमेडियल क्या होता है, जहां पे आपको रेमेडी मिलती है, जहां पे आपको क्या मिलेगी, रेमेडी। तो कौन से लॉ हैं जो हमारे सिलेबस में जिनमें हमें रेमेडी मिलती है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। जैसे क्या हुआ कि आपने, रुक जाओ ना, आपने क्या किया, एक रेस्टोरेंट में आपने डिनर बुक करवाया, आपने रेस्टोरेंट में क्या बुक करवाया, डिनर बुक करवाया। आपने बुक करवाया था 2 बजे का, आप लोग वहां गए और पता लगा कि जी आपका जो रिजर्वेशन था वो कैंसिल कर दिया। क्या आप कंपनसेशन मांग सकते हो? यस। कहाँ पे मांग सकते हो, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर। क्या कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो? यस। तो कंज्यूमर कोर्ट में भी जा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है, ठीक है, वहां पे भी आप रेमेडी मांग सकते हो। तो रेमेडियल का मतलब जहां पे भी हमें रेमेडी के लिए क्या बने हुए हो, लॉ बने हुए, हमारी रेमेडी के लिए क्या बने हो, लॉ बने हुए। एग्जाम्पल लिख लो बस आप, यहाँ पे एग्जाम्पल काम आएंगे। इस रेमेडियल में मतलब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अमेंडिंग का मतलब तो समझ ही गए होंगे। हाँ, ये वाला मेरा बेस्ट एग्जांपल जो मैंने जीएसटी वाला लिया और कंपनीज एक्ट का, वो इसमें आना था कि जो स्टैच्यूट, जो लॉ बना हुआ है वही है, बस वो क्या होता जा रहा है, अमेंड होता जा रहा है। वो क्या होता जा रहा है, अमेंड होता जा रहा है। कंसोलिडेटिंग मतलब 2-3 लॉ को एक साथ मिला दो, है ना। जैसे आईबीसी, आईबीसी सुना है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 है, तो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड है। कंसोलिडेटिंग मतलब 2-4 लॉ को एक साथ मिला दिया। अगर कोई इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट होगा, एचयूएफ इंसॉल्वेंट होगा, पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट होगी, कंपनी इंसॉल्वेंट होगी, तो उसकी इंसॉल्वेंसी किस लॉ के अकॉर्डिंग होगी, आईबीसी के अकॉर्डिंग होगी। जैसे वो हो गया ना सीपीसी, अब मैं तो जो सिलेबस में वही ले रहा हूं, सीआरपीसी। अब सीपीसी क्या है, सिविल प्रोसीजर कोड है। सीपीसी क्या है, सिविल प्रोसीजर कोड। कोड वर्ड का मतलब क्या होता है, जहां पे एक से ज्यादा लॉ को क्या है, कंसोलिडेट किया जा रहा है। लिख लो, कोड का मतलब होता है कंसोलिडेटिंग 2 और मोर लॉ, 2 और मोर, 1 और मोर नहीं, 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा, कोड का मतलब। तो सीपीसी में क्या होता है, सीपीसी के अंदर, और सीआरपीसी के अंदर क्या होता है। तो सीपीसी में सारे लॉ घुस जाते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भी आ गया, रजिस्ट्रेशन भी आ गया, स्टैम्प भी आ गया, सबका प्रोसीजर उसके अंदर दिया हुआ। क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी किसी ने क्या कर ली है, आपसे छीन ली है, तो सिविल प्रोसीजर कोड में जाओगे, वो प्रोसीजर बताएगा। तो एक लॉ के लिए थोड़ी ना जाओगे सिविल कोर्ट में, बहुत सारे केसेस के लिए आप जाओगे। इनेबलिंग क्या होता है, क्या मतलब है भाई, नॉन स्टैचुरी लॉ, नॉन स्टैचुरी लॉ। एक स्टैचुरी लॉ हो गया, एक नॉन। बेटा एक क्या है, है? क्या है कॉमन लॉ?
देखो बिल्कुल सही बताया उन्होंने, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जज मेड द लॉ। क्या हाई कोर्ट का जज कुछ बोल दे तो क्या वो लॉ बन जाएगा? यस। सुप्रीम कोर्ट का बोलेगा तो पूरी कंट्री के लिए बन जाएगा, हाई कोर्ट का बोलेगा तो उस जुडिशरी के लिए बन जाएगा। लॉ बन गया नहीं बन गया? तो एक तो क्या है, जो लॉ है वो स्टैचुरी हो गए, बन के आए, और एक जज ने, समझ में आ गया। इनेबलिंग क्या है? रिमूव अ रिस्ट्रिक्शन और डिसेबिलिटी। इनेबलिंग क्या है? किसी लॉ के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, जो भी है, तो उस डिफिकल्टी को क्या कर देना? रिमूव कर देना। क्या है मुझे बताओ, अभी हम कुछ पढ़ रहे थे जीएसटी में सेक्शन 20, प्रेसिडेंट को पावर दे रखी है कि कोई भी डिफिकल्टी अराइज हो तो रिमूव हो। आ गई बात समझ में? तो ऐसा, इसलिए तो ऐसे पावर दी जाती है। तो क्या ये लॉ के अलग अलग टाइप्स हो गए, नहीं हो गए? ये डिसेबलिंग और रिस्ट्रेनिंग का मतलब क्या है? इसमें क्या आएगा एग्जाम्पल? वही इसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आ गया। रजिस्ट्रे, किसी ने आपकी प्रॉपर्टी छीन ली, आप वो प्रॉपर्टी ले सकते हो, लॉ बना हुआ है, रिस्टेन कर सकते हो। वही वाली बात है, आपकी आ जाती राइट, बोलने का अधिकार, आपको घूमने फिरने का अधिकार, वो छीन रहा है, आप उसके लिए बोल सकते हो। पिनल तो आपको पता ही लग गया, जहां पेनल्टीज की बात हो, फोरफिशर की बात हो, तो आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, ताजराते हिंद, ठीक है। और ये कोडिफाइंग का मतलब क्या है? एक रह गया, when they codifying the unwritten law on a subject, मतलब जो अभी लॉ बना ही नहीं है, अभी लिखा ही नहीं गया है, ठीक है ना, तो उसको कोडिफाइंग करना, अनरिटन लॉ है। जो भी लॉ बनते होंगे तो पहले तो वो अनरिटन, पहले उसके ऊपर बातचीत होती होगी, भाई ऐसे करके बनना चाहिए अब, हाँ ठीक है ना। तो ये तो हुआ ही ना, जब देखा गया कि भैया, मतलब हंसना मत, लिविंग रिलेशन में मुंबई में लोग रहने लगे, महाराष्ट्र स्टेट ने लॉ बना दिया। क्यों बना दिया? कि एक लड़की है भाई, उसको लड़के ने डिच कर दिया भाई साहब, उसने कहा भाई ये क्या है, तो लॉ होना चाहिए इसका, ठीक है, पैसे लूंगी से। जैसे हस्बैंड वाइफ होता है, डिवोर्स हो गया तो वाइफ एलिमनी ले लेती है, ले भाई, अब उस वाइफ का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है? पर मंथ 2 लाख रुपीस, तो भाई फिर तो डिवोर्स देना भी बड़ा खतरनाक काम हो जाए। इंटरप्रिटेशन में आ जाओ, है ना, देगा भी नहीं ना, सही बात है, 2 लाख रुपए वही खा जाएगी, सर ये इसकी मेंटेनेंस है। अगला वर्ड आ जाता है इंटरप्रिटेशन, तो हेडिंग डालेंगे 5 नंबर का एग्जाम में, ये भी अब आ जाए 5 नंबर का स्टैचू, बोले भाई छाप के, मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन आ जाए 5 नंबर का, आप 5 नंबर इंटरप्रिटेशन में भी लेके आ जाओगे। इंटरप्रिटेशन क्या है? क्या हो गया? इंटरप्रिटेशन क्या है? इंटरप्रिटेशन is a process of application of mind to ascertain true meaning, to ascertain true meaning of law, true meaning of law. Interpretation is a process of application of mind to ascertain true meaning of law. तो इंटरप्रिटेशन क्या है? अच्छा, इंटरप्रिटेशन करता कौन है? एडवोकेट्स, वी आर द प्रोफेशनल्स, चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, सीएमए, ठीक है ना, जो इन चीज़ों के प्रोफेशनल है वो लोग क्या करते हैं? इंटरप्रिटेशन। तो है क्या इंटरप्रिटेशन? आपको लग रहा है इंटरप्रिटेशन एक प्रोसेस है?
एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, अपने माइंड को हम लोग क्या करते हैं, हाँ हिला देते हैं, अच्छा अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ माइंड टू असर्टेन द ट्रू मीनिंग ऑफ लॉ, कि भैया जो लॉ में लिखा हुआ है वो लिखा क्या है, तो हमारा माइंड क्या करता है, उस चीज को प्रोसेस करता है। आगे जी बात समझ में, आगे क्या कहता है, आगे लिखो, हाँ देयर आर, ये बहुत हिम्मत मेहनत से बन रहे हैं नोट्स, देयर आर हाउएवर, देयर आर हाउएवर, हाउएवर कॉमा टाइम्स when the said, मैं इसलिए स्लो भी लिख रहा हूं, said process leaves doubts in respect of the meaning of, in respect of the meaning of certain words comma expression and provision of the law, and provisions of the law. आगे लिखना, these doubts can be resolved, these doubts can be resolved by taking, these doubts can be resolved by taking assistance of certain principles, assistance of certain principles of interpretation and other aids, of interpretation and other aids. These doubts can be resolved, speed slow beta, these doubts can be resolved by taking assistance of certain principles, resolved by taking assistance of certain principles of interpretation and other aids. Aids means help, and other aids, AIDS, पता है ना क्या इसका मतलब, हेल्प। उसके बाद एक मिनट देख लूँ अगला भी लिखवाना है नहीं लिखवाना, हाँ अगला भी लिख ही लो। द यूज ऑफ द प्रिंसिपल्स, द यूज ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, द यूज ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन improves the understanding of any legislation, improves the understanding of any legislation, improve the understanding of any legislation. लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखना है ये चीज़। तो when the language of a statute is clear, when the language of the statute is clear, when the language of a statute is clear, हाँ जी, is clear comma there is no need, there is no need for the rules of interpretation, there is no need for the rules of interpretation. But comma in certain cases, but comma in certain cases more than one meaning may be derived
from the same word or sentence. More than one meaning may be derived from the same word or sentence. Full stop. Same word or sentence. Full stop. It is therefore necessary to interpret the statute to find out the real meaning of the statute. It is therefore necessary to interpret the statute to find out the real meaning of the statute. जबरदस्त हो गया ये, सिंप्लीफाइड. अच्छा, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक वर्ड को पढ़ के दो मीनिंग आ रहे हो? जैसे कई लोग डबल मीनिंग बात कर लेते हैं. तो भाई वही वाली यहाँ पे कहानी है कि एक वर्ड आपने पढ़ा और उसको पढ़ के क्या हुआ, दो मीनिंग आ रहे हैं. तो उस केस के अंदर क्या होगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की क्या है, ज़रूरत पड़ेगी आपको, उसकी आपको हेल्प लेनी होगी. कुछ भी समझाना है इसके अंदर या सारा कुछ समझ में आ गया ना? ठीक है. उसके बाद आते हैं जी अगले टॉपिक की तरफ अपने, नीड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट. हेडिंग डालना, बस लास्ट रहेगा. बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है. नीड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स. तो मैंने इसमें एक वर्ड बोला, सोसाइटी लिखना. इसमें सोसाइटी इज नॉट meant for law, comma, law is meant for society. If society changes, then law must also change as per society. तो क्या कहानी है, सोसाइटी इज नॉट मेंट फॉर लॉ, पर लॉ इज मेंट फॉर सोसाइटी. क्या समझ में आया? बोलो भाई, क्या समझ में आया? हाँ, तो लॉ किसके लिए बनाया जाता है? सोसाइटी के लिए. अगर सोसाइटी में चेंज आ रहा हो तो क्या उसके लिए भी लॉ बनने चाहिए? नहीं बनने चाहिए? बनने चाहिए. तो आजकल बन गए ना लॉ बेटा. लड़का लड़के से मैरिज कर सकता है. अच्छा, एक बहुत ज़बरदस्त मेरे याद आया, क्या था यार वो, अरे वो उसमें आईपीसी में हुआ था, बड़ा खतरनाक, बहुत अच्छी चीज़ है लड़कों के लिए. असली में लड़कियों को कुछ प्रिविलेज दे रखी थी, तो मैं ये सोचता था लड़कों को क्यों नहीं दे रखी. अब मेरे एक मिनट याद नहीं आ रहा, एक मिनट रुक जाओ, क्या चीज़ है वो. हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड है ना, इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता है. अब मैं याद नहीं आ रहा क्योंकि ऐसा सोचते नहीं है तो वो एकदम से क्लिक नहीं कर रहा है. पर अभी एकदम से आ गई बात, ये सोसाइटी जैसी वर्ड आया तो दिमाग में वो टकरा गया. और हुआ क्या था यार, वो सोचने दो एक बार. आप जब तक कहाँ गया वो,
ये पढ़ लो जितना कुछ लिखवाया नालायक कहीं के, पढ़ लो। क्या था मैं सोचता हूँ, वो बढ़िया चीज़ थी, इंटरेस्टिंग तो बतानी भी चाहिए। अरे बातें मत कर, तुम सोचने नहीं दोगे ऐसे। मेरे कान बड़े तेज है ना, कोई आपस में खुसफुस करता है, कोई बात करे में सुनाई दे जाता है। तुम कान में बोलोगे तो सुनाई दे जाएगा यहाँ। ये कहानी मुझे लग रहा है याद भी नहीं आएगा अब तो। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। याद नहीं आ रहा, बड़ा इंटरेस्टिंग था पर। जैसे मैं मतलब एक, जैसे अभी याद आ गया एक, अब जैसे क्या है, पॉस एक्ट बना हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट बना हुआ, फीमेल की प्रोटेक्शन के लिए। मेल की भी तो होनी चाहिए। आ गई बात समझ में? जैसे आपने वो मूवी देखी थी ऐतराज, कौन सी मूवी थी? प्रियंका चोपड़ा, अक्षय कुमार है। अच्छा, मुझे तो पता भी नहीं था, देख लो। तुम नहीं थे क्या? अच्छा, तो ये थी, वो कह रही थी, तुम कह रही थी। अच्छा, ये नहीं थी। चलो, अब जो भी हो, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ समझ गए क्या हो रहा है? हाँ, यहाँ ये हो रहा है कि भाई लड़के की प्रोटेक्शन के लिए भी बनना चाहिए, ये हो रहा है। आ गई बात समझ में? ये समझ में नहीं आएगा। अब आ जाओ, जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। कितने प्रिंसिपल हैं इंटरप्रिटेशन के? बोलो। 2। कितने हैं बेटा? 2। पहला, हाँ जी, पहला प्राइमरी रूल है और दूसरा क्या है? अदर रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है। पहला क्या है? प्राइमरी, और दूसरा क्या है? अदर रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो जब भी हम कोई लॉ पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम इन रूल्स को क्या करते हैं? यूज करते हैं। तभी तो जब मुझे इंटरप्रिटेशन करनी होती तो मैं इन्हीं रूल्स की हेल्प करके इंटरप्रिटेशन करता हूँ। तो सबसे पहला जो प्राइमरी रूल के अंदर है वो लिटरल क्या है? कंस्ट्रक्शन है। लिटरल क्या है? कंस्ट्रक्शन। इसको लिटरल इंटरप्रिटेशन भी बोल सकते हैं, लिटरल कंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं। अब आपके दिमाग में सर इंटरप्रिटेशन तो हमें पता लग गया, एक प्रोसेस, एप्लीकेशन ऑफ माइंड है ना, जो हम इंटरप्रिटेशन के अंदर लगाते हैं अपना। सर ये कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन वर्ड का मतलब लिख लो, बियॉन्ड द वर्ड्स। कंस्ट्रक्शन को बोलते हैं बियॉन्ड द वर्ड्स। देखो इंटरप्रिटेशन में तो बस आपने अपना माइंड वर्ड यूज किया बस, ठीक है, अपने दिमाग को प्रोसेस में डाल के। और कंस्ट्रक्शन में क्या है ना, बियॉन्ड द वर्ड्स, उन वर्ड्स के पीछे जाके देख रहे हो, उन वर्ड्स के भी क्या जा रहे हो? पीछे जा रहे हो। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, सेक्शन 105 में लिखा है प्रॉक्सी को वोट डालने का राइट नहीं है। कंपनी लॉ पढ़ोगे आप लोग तो उसमें जो हमारा प्रॉक्सी है उसको क्या है? वोटिंग का राइट नहीं होता प्रॉक्सी को। अब मुझे बताओ, बोल दिया कि प्रॉक्सी को वोटिंग का राइट नहीं है, और ये भी लिखा हुआ है लॉ के अंदर कि प्रॉक्सी को बोलने का भी राइट नहीं है। प्रॉक्सी कैन नॉट स्पीक इन द जनरल मीटिंग। अब हाँ, तो लिखा हुआ है कि वो बोल नहीं सकता। अब समझ गए होंगे। और वो क्या कर रहा है? या जो भी ऐसे इशारे या कुछ पेपर में लिख के दे रहा है कंपनी सेक्रेटरी को, ले एरोप्लेन बना के, ले पकड़ ले देख ले मैंने क्या लिखा है। अबे तेरे को जब मना कर दिया बोलने के लिए तो कह रहा लिखने के लिए थोड़ी ना किया था, हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अल्टीमेटली लॉ ने लिखा क्यों था? एक तो तू कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है, वही वाली बात, तुम बर्थडे पार्टी में नहीं गए, तुम्हारी दोस्त ने कहा यार ताज में पार्टी थी, तू नहीं जा रही तो मेरे को पास दे, तो वहां जाके चुपचाप खा के आ जा। वहां ये मत बनियो कि मैं डांस करूंगी अब, ठीक है, और ये वाला सॉन्ग चलाओ, ऐसे थोड़ी ना होगा। आगे बात समझ, तुम मेहमान भी नहीं हो तुम। वो जैसे नहीं चले जाते थे मैरिज में, कई लोगों बुलाए, बिन बुलाए मेहमान हो तुम, बिन बुलाए मेहमान हो, तो तुम्हें भेज दिया बस, तो चुपचाप आके वहां बैठ, रिफ्रेशमेंट खा के जा। वो सब तूने अपना पेपर दे दिया, वो वोटिंग हो गई तेरी, ठीक है।
तो कंस्ट्रक्शन मतलब बियॉन्ड द वर्ड, जाके उसके पीछे। कई बार कभी कुछ हुआ, किसी ने कुछ बोला और तुम्हें समझ में ही नहीं आया, या समझ में आया तो तुम्हें लिटरल समझ में आया, वर्ड के बियॉन्ड जाके तुम्हें समझ में नहीं आया, जैसे इनके साथ हुआ। ठीक है, अच्छा आ गया समझ में। तो लिटरल कंस्ट्रक्शन में तो क्या है, बस भाई लिटरल कंस्ट्रक्शन है, बियॉन्ड वॉन्ड ज्यादा जाना नहीं है आपको। ठीक है, ये प्राइमरी रूल है। तो लिटरल कंस्ट्रक्शन बोल लो या इंटरप्रिटेशन बोल लो। अब देखो इसके अंदर क्या बात है। इसके लिए पहले एक मॉड्यूल का पेज निकालना पड़ेगा। मॉड्यूल का पेज सबसे पीछे एक मैक्सिमम यूज लैटिन वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, और वो है ये वाला, एब्सलूट सेंटेनिया एक्सपोर्टिया नॉन इंटीजेंट। क्या है? प्लेन वर्ड रिक्वायर्ड नो एक्सप्लेनेशन। प्लेन वर्ड रिक्वायर्ड नो एक्सप्लेनेशन लिखना। इन केस ऑफ यहां पे लिख लो, इन केस ऑफ प्लेन words capable of only one meaning, or interpretation आगे लिख लेना, नो एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड। नो एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड। जब कौन सा आएगा, लिटरल इंटरप्रिटेशन आएगा तो उसमें ये लिख के आना होगा। जब लिटरल इंटरप्रिटेशन आएगा तो उसके अंदर ये आपको मैक्सिमम लिख के आना पड़ेगा। और इसका मतलब है इन केस ऑफ प्लेन वर्ड्स कैपेबल ऑफ ओनली वन मीनिंग, है ना भाई। एक वर्ड को पढ़ के एक मीनिंग आ रहा है, उसकी इंटरप्रिटेशन करके एक मीनिंग आ रहा है, तो नो एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड। फिर आपको उसकी एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। उसकी बाल की खाल और खाल की खाल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। जब किसी ने सीधे बोला, क्या बोला, ब्रेकफास्ट करके आया है, तो तुम ये क्यों सोच रहे हो लंच डिनर, ये क्या है भाई। ब्रेकफास्ट की बात हुई तो लंच डिनर कहाँ चला गया। टैक्स की क्लास हुई थी, सीधे ही तो पूछा ना। अब तुम ये पूछने लगे आगे और कुछ, भाई वो बाद में, पहले साइड। वो टैक्स की क्लास हुई थी वो पूछा है आपसे, एक चीज सिंपल सी पूछी है। तुम्हारे पास नहीं है कोई एग्जाम्पल? पहले वाले बच्चे तो बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बताते हैं क्लास के अंदर, तुम्हारे पास कोई एग्जाम्पल इसका? हाँ, सीधी बात, नो बकवास। हाँ हाँ, टेस्ट हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? अभी हो रहा है टेस्ट, मैं लंच करूंगा, तुम टेस्ट दोगे। अच्छा सर, आप लंच भी करते हो? नहीं, हम तो इंसान ही नहीं है। देखो, अब मैं ना कुछ कहानी की फॉर्म में बताता हूं, जाके आप पढ़ना और नोट्स बना के लेके आना लिटरल कंस्ट्रक्शन के। ठीक है, तो देखो क्या कहानी है। सबसे पहले तो ये तो प्राइमरी रूल हो गया। सबसे पहली अप्रोच हमारी क्या है कि हम जब भी लॉ पढ़ते हैं तो उसकी क्या, कौन सी इंटरप्रिटेशन करते हैं? लिटरल। तो हम बोलते हैं वेयर वर्ड्स आर क्लियर। अगर वर्ड्स क्या है, क्लियर है। ये मैं भेज दूंगा कि जिससे कि आप लोग लिख पाओ इस तरीके से नोट्स में, पर ये मैं फोटो कॉपी नहीं देने वाला हूं। क्यों? क्योंकि ये सीए फाइनल का इतना आपको पढ़ना नहीं है। तो क्या बोलता है, वेयर वर्ड्स आर क्लियर। वर्ड्स क्या है भाई? क्लियर है। लैंग्वेज इज प्लेन। लैंग्वेज क्या है? प्लेन है। ओनली वन मीनिंग इज ड्राइव्ड फ्रॉम सच वर्ड।
तो क्या किसका यूज होगा? लिटरल इंटरप्रिटेशन का यूज होगा। मतलब जो लिखा है वही समझो, उसके पीछे जाने की कोशिश मत करो। इफ देयर इज नो एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी तो आप समझते ही है, कुछ भी मतलब उसमें छुपा हुआ नहीं है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, कुछ भी अनएम्बिग्यूअस नहीं है, कुछ भी क्या है? अनएम्बिग्यूअस नहीं है, कुछ भी ऑब्जर्ट नहीं है, कुछ भी अनरीजनेबल नहीं है, कुछ भी नॉन सेंसेबल मीनिंग नहीं आ रहा, मतलब सेंसेबल मीनिंग आ रहा है। ठीक है, पढ़ के ऐसा नहीं हो रहा कि नॉन सेंसेबल मीनिंग निकल के आ रहा हो, जो आप समझ रहे हो वही चीज है। लॉ का पर्पस, जो लॉ चाहता है लॉ मेकर, उस पर्पस को भी वो डिफीट नहीं कर रहा, उस पर्पस को भी डिफीट नहीं कर रहा। टेक्निकल मीनिंग की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं वहां पे, टेक्निकल मीनिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हर वर्ड हमें क्या कर रहा है? करेक्ट मीनिंग उसका बता रहा है। अब यहां पे एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि ये रूल कब एप्लीकेबल नहीं होगा। तो लिटरल इंटरप्रिटेशन में सिंपल समझ में आ गई, सिंपल बातें क्या है कि सर हमने क्या किया है, लॉ को पढ़ा हमने, मतलब किसी वर्ड को पढ़ा, उसकी इंटरप्रिटेशन की, और उस इंटरप्रिटेशन की जो लैंग्वेज है वो प्लेन है, ओनली एक ही वर्ड, उससे एक ही मीनिंग आ रहा है दिमाग के अंदर और कुछ नहीं आ रहा है। उसके पीछे जाने की भी ज़रूरत कोई है नहीं, ज़रूरत पड़ेगी तो देखेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर रीजनेबल कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसको बोलते हैं लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। अगर लगा तो करेंगे ना। हमने पहली बार पढ़ा प्रॉक्सी का सेक्शन, प्रॉक्सी कैन नॉट स्पीक, तो भाई इससे क्या मतलब समझ में आता है कि प्रॉक्सी बोल नहीं सकता। हमने उसकी लॉजिकल रीजनेबल कंस्ट्रक्शन कब की? जब वो ऐसा काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है वो कह रहा है जी पेपर बनाऊंगा, हवाई जहाज बनाऊंगा, अब पढ़ो, यश ऐसे करूंगा, ठीक है, आगे बात समझ में, इशारे करूंगा या जो भी ऐसे से करता रहूंगा। तो भाई हमने उसकी लॉजिकल अगर इंटरप्रिटेशन करें, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन करें, तो उससे उसके पीछे जाएं, तो उसका मतलब ही क्या है कि भाई तुझे लिख के भी नहीं देना, तुझे पार्टिसिपेट ही नहीं करना है, तेरे को मना है। अब ये रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन कब नहीं लगेगा? ये कब नहीं लग पाएगा? जब क्या है कि आप जब लिटरल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, जो लॉ में वो वर्ड लिखा हो गया है वो क्या है जी? ऑब्जर्ट है या अनएम्बिग्यूअस है, एम्बिग्यूअस है, सॉरी अनएम्बिग्यूअस नहीं, एम्बिग्यूअस है। पढ़ के जो है वो मीनिंग नहीं निकल रहा, सेंसेबल मीनिंग नहीं आ रहा है पढ़ के, तो उस टाइम पे आप क्या इस रूल को यूज नहीं कर सकते। सिंपल एक वर्ड में बोलूं, लिटरल सेंस ऑफ रिजल्ट डिफीटिंग द पर्पस ऑफ स्टैच्यूट। ये मैंने वर्डिंग लिखी, लिटरल सेंस रिजल्ट इन डिफीटिंग द पर्पस ऑफ स्टैच्यूट। अगर लिटरल सेंस में मैं उस वर्ड को पढ़ता हूं, उस चीज को पढ़ता हूं, तो वो क्या कर रही है? डिफीट कर रही है। क्या डिफीट कर रही है? पर्पस ऑफ स्टैच्यूट को डिफीट कर रही है। तो उस केस के अंदर मैं इसको यूज नहीं करूंगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अब हमारी बुक में ना ये इस तरीके से दिया हुआ है, हमने क्या करना है, इसे पॉइंट में बनाना है। कितने पॉइंट्स लिखने हैं इसके? ज्यादा नहीं, कम से कम 8 से 10 पॉइंट। 8 से 10 क्या लिखने? पॉइंट लिखने। आप भी लिख के लाना, मैं भी लाऊंगा, देखते हैं आप क्या पॉइंट लिटरल इंटरप्रिटेशन के अंदर लिख के लाते हो। 8 से 10 पॉइंट लिखने, और नीचे लास्ट में एक लिखना है कि नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस रूल, कि भैया ये रूल नहीं लग पाएगा। उसके लिए भी 1-2 पॉइंट लिख दो, ये रूल ये बातें होंगी तो ये रूल नहीं लगता। ये रूल कब नहीं लगता? अगर सेंसेबल मीनिंग नहीं आ रहा, ठीक है, डिफीट कर रहा है ऑब्जेक्ट लेजिस्लेचर का, तो नहीं लगेगा। एम्बिगुअस या ऑब्जर्ट हो रहा है, ऑब्जर्ट होने का मतलब पता ही है आपको, ठीक है, तो ऐसा हो रहा है तो उस केस के अंदर ये नहीं लग पाएगा। फिर हम देखेंगे दूसरा रूल लगाएंगे हम लोग उस केस के अंदर। इंटरप्रिटेशन ऑफ जो लॉ मेकर है उसको इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है ना। एक वर्ड है जिसके डिफरेंट मीनिंग आ रहे हैं, अलग अलग मीनिंग आ रहे हैं, तो उस केस में भी नहीं लग पाएगा।
और फिर कल की क्लास में जब हम आएंगे आगे तो ये मिसचीफ रूल करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे दिए, बड़ा इंटरेस्टिंग, बट इसे नेक्स्ट क्लास में इसे भी कंप्लीट कर देंगे भाई चैप्टर को। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अभी 5 मिनट का ब्रेक ले लो आराम से। ब्रेक चाहिए या दे दूं? बस ऐसी सीधे दे देता हूँ। गुड, नहीं चाहिए।